गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रूड लॉरेंस थ्योरी। ड्रूड लॉरेंस थ्योरी बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड यूनिट थर्ड से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने को जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा कि सभी धातुओं में चालन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं का बंधन अत्यंत दुर्बल होता है, नाभिक से बहुत लूजली बाउंड होते हैं। धातुओं में जो चालन इलेक्ट्रॉन है मुक्त रूप से स्वतंत्र गति करते हुए माने जा सकते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की भांति बिहेव करते हैं। अब बात आती है नॉन डीजनरेट और डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। दो तरह की बात हम यहाँ पर करेंगे, नॉन डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस और डीजनरेट। अगर हम मानते हैं कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और इसका जो ताप है वो फर्मी टेम्परेचर से बहुत अधिक हो, किसी चालक के चालन बैंड में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम तथा उसका ताप फर्मी टेम्परेचर से बहुत अधिक हो, तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस के समान व्यवहार करते हैं या बिहेव करते हैं। और इस अवस्था में चालन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा या संवेग यानी एनर्जी और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखना चाहें तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी की तरह बिहेव करते हैं, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी की तरह बिहेव करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं इस तरह से बिहेव करेंगे वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। अगर हम यहाँ पर एनर्जी ले लें वाई एक्स पे और एक्स एक्स पे हम ले लें वेलोसिटी, ये कहलाएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी वितरण। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गैस जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गैस अनापभ्रष्ट कहते हैं, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन गैस नॉन डीजनरेट कहलाएगी। दूसरा, हम इसके जस्ट अपोजिट देखना चाहें कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, टेम्परेचर फर्मी टेम्परेचर की तुलना में बहुत कम हो, तो इलेक्ट्रॉन गैस एज ए आइडियल गैस बिहेव ना करके उसमें कुछ डेविएट हो जाता है, यानी विचलन हो जाता है, और इस विचलन को ही अपभ्रष्ट या डीजनरेसी कहते हैं। और जो गैस है वो कहलाएगी डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस कहलाएगी। ये तो हमने देखा कि अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि यहाँ पर कुछ एटम्स हैं और ये जो डायरेक्शन उनकी है ये मोशंस की तरह है कि वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनी टाइम यानी किसी भी समय कोई भी गति कर सकता है। रैंडम मोशन हम इसको यहाँ पर कहेंगे। इस रैंडम मोशन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ होता तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज मोशन है जिसे हम सिग्मा वी एन वो ज़ीरो होती है। रैंडम मोशन क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एक लीनियर मोशन या निश्चित एक यूनिवर्सल डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, और वहाँ पर कंडक्टिविटी जैसा वर्ड आता है, रिलैक्सेशन टाइम जैसा वर्ड आता है। हमारा जो टॉपिक है वो है अब ड्रूड लॉरेंस का सिद्धांत या अनापभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की विद्युत चालकता। अनापभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस अभी हमने देखा कि टेम्परेचर हो फर्मी टेम्परेचर से अधिक और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या चालन बैंड में वो हो कम, तो वो इलेक्ट्रॉन गैस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी को फॉलो करेगी और जिसे हम कहेंगे नॉन डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस।
इसमें हम मानते हैं कि अभी हमने देखा था इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे से बार बार टकराते हैं, अपनी दिशा बदल जाती है, जिससे उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, सिग्मा वी एन 0। लेकिन जैसे ही अगर हम इस पर एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात हम इसे ऐसा लेके चलते हैं कि जब हम किसी चालक पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उससे उस चालक में एसिलेशन उत्पन्न हो जाता है। एसिलेशन उत्पन्न हो जाता है, उस एसिलेशन को हम लिखेंगे ए इक्वल में डी वी एक्स अपॉन डी टी इक्वल माइनस क्यू ई एक्स बाई एम। एक्स दिशा में वो एसिलेशन उत्पन्न हो जाता है। चूँकि हम यहाँ पर ई जो है वो विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं और एक्स दिशा में ही हम उसको मोशन करवा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, तो ये ई एक्स होगा। ए एसिलेशन होता है जो डी वी बाई डी टी होता है, इसे हम माइनस क्यू साइन इसलिए लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है नेगेटिव होता है। समीकरण के दाएं वाला पद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के लिए समान होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन के औसत वेग के लिए भी उपरोक्त समीकरण वैध होगा। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की यहाँ बात करें तो वी के साथ हम एवरेज साइन यूज़ करेंगे, माइनस क्यू ई एक्स बाई एम। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, एवरेज वेलोसिटी है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी वी एक्स को हम यहाँ पर किससे डिनोट कर देंगे, वी डी से। या ये इक्वेशन जो है वो हो जाएगी हमारी डी वी डी अपॉन डी टी फोर्स लगाने पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये इक्वेशन हमारी 1 होगी माइनस क्यू ई एक्स बाई एम। चूँकि हम जानते हैं कि धारा घनत्व जो होता है वो उसकी परिभाषा से धारा घनत्व इक्वल माइनस क्यू एन वी डी, एक चालक में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों पर वॉल्यूम, वी डी वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्यू हो, तो हम जे एक्स इक्वल लिख सकते हैं माइनस क्यू एन वी डी। अगर हम दोनों तरफ इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी जे अपॉन डी टी इक्वल माइनस क्यू एन डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू इस इक्वेशन में हम यहाँ से रखना चाहते हैं, इक्वेशन 1 से, माइनस क्यू ई एक्स बाई एम। जैसे हम इसमें रख देंगे तो माइनस क्यू एन पहले से है इंटू माइनस क्यू ई एक्स बाई एम, तो ये होगा क्यू स्क्वायर एन बाई एम इंटू ई एक्स। इस समीकरण से यह विदित हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धारा घनत्व का मान लगातार बढ़ता है, जबकि प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ये बताते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि नियत विद्युत क्षेत्र में धारा घनत्व का मान नियत ही रहता है। अब हम बात करते हैं टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग एकदम से समाप्त नहीं होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। चूँकि जो अपवावेग के ह्रास की दर यानी अपवावेग के कम होने की दर उस क्षण यानी उस टाइम पर अपवावेग के अनुक्रमानुपाती होती है, डी वी डी बाई डी टी इक्वल माइनस वी डी बाई टॉ। इक्वेशन 2 हम इसे नाम दे रहे हैं। अभी टक्कर हमने यूज़ किया है कि जो अंतर्विरोध यहाँ पर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है के वेग में वृद्धि तब तक होती है जब तक वह किसी अनोदर इलेक्ट्रॉन से न टकरा जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से संचित ऊर्जा को पूर्ण रूप से खो देता है, फिर वापस से वह अपनी रैंडम मोशन स्टार्ट करता है। इस प्रकार क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग बढ़ नहीं पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एसिलेट होकर बार वो एक दूसरे से टक्कर करता है, जिससे अपनी ऊर्जा खो देता है। इसलिए हम यहाँ पर टक्कर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 थी कि डी वी डी बाई डी टी टक्कर के कारण प्रोपोर्शनल होता है वी डी के। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे यहाँ पर नियतांक काम में लेना 1/2, जो समानुपाती नियतांक है जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चूँकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिकल हमारा जो इक्वेशंस 1 और 4 है, इक्वेशन 1 और 4 इसे ही हम इक्वेशन 1 और 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है और यहाँ पर भी हम इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं कि जो अपवावेग
में कुल चेंजेज है डी वी डी बाई डी टी, एक तो फोर्स के कारण है, दूसरा एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर के कारण है, जिसे हम लिख रहे हैं माइनस क्यू ई एक्स बाई एम इक्वेशन 1 से, एंड इक्वेशन 2 से हमने देखा माइनस वी डी बाई टू। अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें तो स्टेडी स्टेट्स में डी वी डी बाई डी टी इक्वल में 0 होना चाहिए, अर्थात ये अगर इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाता है तो राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं माइनस क्यू ई एक्स बाई एम माइनस वी डी बाई टू इक्वल में 0। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए व्यंजक निकल के आता है वी डी इक्वल में माइनस क्यू टू बाई एम ई एक्स। अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपवाह वेग जो है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज इक्वल होगा, मास भी इक्वल होगा, और रिलैक्सेशन टाइम को भी हम संघट्य काल, या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम संघट्य काल को कांस्टेंट ना लें तो हम कह सकते हैं संघट्य काल यानी रिलैक्सेशन टाइम से है यहाँ पर अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र तथा रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। चूँकि ये व्यंजक हमने देखा है, इसके लिए है ये वी डी इक्वल माइनस क्यू टू बाई एम ई एक्स। अगर हम यहाँ पर धारा घनत्व की बात करें, धारा घनत्व इक्वल होता है जे एक्स इक्वल माइनस क्यू एन वी डी। वी डी की अगर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं माइनस क्यू एन इंटू वी डी क्या है क्यू टू बाई एम इंटू ई एक्स, और माइनस साइन है, माइनस माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस यहाँ पर, यानी क्यू स्क्वायर एन टू बाई एम इंटू ई एक्स, ये धारा घनत्व है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि धारा घनत्व जे एक्स प्रोपोर्शनल ई एक्स, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे अगर हम देखना चाहें इस इक्वेशन से, विद्युत अपवाह वेग धारा घनत्व के विपरीत दिशा में होता है। अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आवेशवाह की गतिशीलता कहलाता है। वी डी बाई म्यू या वी डी बाई ई एक्स जो है वो म्यू कहलाता है, वी डी बाई ई एक्स, और वी डी की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से रख देते हैं क्यू टू बाई एम ई एक्स, या हम यहां से भी ये ले सकते हैं वी डी बाई ई इक्वल में माइनस क्यू टू बाई एम। इसे हम कहते हैं गतिशीलता, म्यू से इसे हम लिखते हैं। अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात गतिशीलता या मोबिलिटी कहलाता है, माइनस क्यू टू बाई एम। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। चूँकि हमने अभी देखा धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है, या करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों को अगर हम रेशियो में रख देते हैं तो सिग्मा इक्वल होता है क्यू स्क्वायर एन टू बाई एम, और म्यू चूँकि क्यू टू बाई एम को अगर हम म्यू रखना चाहें तो यहाँ से क्यू एन बचेगा, जिसे हम सिग्मा इक्वल लिख सकते हैं माइनस एन क्यू मो, ये म्यू के पदों में है। विद्युत चालकता का मात्रक महो प्रति मीटर होता है। ड्रूड के अनुसार धातु में चालक आयनों के मध्य गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार नॉन डिजनरेट की भांति होता है। अभी तक हम बात कर रहे हैं अनाभ्रष्ट गैस की भांति बात कर रहे हैं, नॉन डिजनरेट गैस की भांति बात कर रहे हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या चालन बैंड में कम हो और ताप फर्मी टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी को फॉलो करते हैं कि अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में तब तक गमन कर सकता है जब वह किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से ना तो प्रकीर्णित हो और स्कैटर हो या ना ही उससे टकराए। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो लगातार टकरों के बीच तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं तथा सभी मुक्त पथों के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये यहाँ पर एक व्यंजक लिया है, यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि सिग्मा जो है वो सिग्मा प्रोपोर्शनल लैम्डा बाई रूट टी। यहाँ से माध्य मुक्त पथ के लिए जो व्यंजक है ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/t टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जिसमें हम अगर हम कंडक्टिविटी को देखना चाहें तो सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/T√T, और अगर हम रेजिस्टिविटी को देखना चाहें तो रो प्रोपोर्शनल T⁻3/2। अब बात आती है ड्रूड्स थ्योरी में क्या कमियां थी, लिमिटेशंस या शॉर्ट कमिंग। ड्रूड ने देखा कि ऊर्जा के समविभाजन के नियम से इक्विपार्टीशन लॉ के अनुसार इलेक्ट्रॉन मोलर ऊष्माधारिता 1.5 R के बराबर होता है, जबकि इसका अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करें तो वो बहुत कम होती है, 0.01 R के बराबर होती है। सिद्धांत के अनुसार जो हीट कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि इसका रिजल्टेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं तो CV = √T + AT³ के अनुसार ताप पर निर्भरता होती है। ये सिद्धांत चालक, अर्धचालक, कुचालक की विद्युत चालकता की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। इस सिद्धांत के अनुसार हम विंड वान फ्रेंच लॉ फाइंड कर सकते हैं, परंतु यह निम्न न्यून तापों पर असफल हो जाता है। यह सिद्धांत धातु के क्रिस्टल संरचना की व्याख्या करने में असफल रहता है। यह सिद्धांत लोह चुंबकीय तथा चुंबकीय प्रवृत्ति की भी व्याख्या नहीं कर सकता। लास्ट एंड 7th पॉइंट है इसका। इस सिद्धांत के अनुसार धातु की विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। चूंकि द्विसंयोजी जो यौगिक हैं धातु है उनमें बेरियम, कैडमियम, जिंक आदि की विद्युत चालकता त्रिसंयोजी धातुओं जैसे एल्यूमिनियम, एडिनियम की विद्युत चालकता एकल संयोजी आदि की विद्युत चालकता से कम होती है, जबकि द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी में इलेक्ट्रॉन सांद्रता एकल संयोजी धातुओं की मुक्त इलेक्ट्रॉन सांद्रता से अधिक होती है। ये हमारे कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट के रूप में हैं। थैंक यू।